Assalamualaikum students. Let's start the most easy to pass CA CAF level paper, that is CAF 6 MFA. MFA stands for Managerial and Financial Analysis. Managerial and Financial Analysis. आज का हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम थोड़ी पेपर की बात करेंगे, सिलेबस को देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने एरियाज में सिलेबस डिवाइड किया गया है, किस एरिया की कितनी वेटेज है, थोड़ा पास्ट ट्रेंड्स को देखेंगे, कितनी अब तक अटेम्प्ट हो चुकी हैं, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, और थोड़ी बातें करेंगे कि हम सिलेबस किस तरह से लेके चलेंगे। तभी हम अपने नए सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्प्रिंग 2025 के लिए है, जिसके एग्जाम ऑब्वियसली मार्च 2025 में होंगे और अभी अक्टूबर से हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं आज एमएफए के बारे में कि कैसे हम इसको इजी बना सकते हैं और कैसे हम इसी पहली अटेम्प्ट में इसको इजीली पास कर सकते हैं। जी कैफ 6 की बात करें, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तो सिलेबस के हमारे बेसिकली दो एरियाज हैं, एक मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया है और एक फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया। मैनेजरियल एनालिसिस की बात करें तो ये क्या है, थ्योरेटिकल एरिया, और फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो ये क्या है, हमारा न्यूमेरिक एरिया। हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर भी कोई दो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, लेकिन मेनली यहाँ से न्यूमेरिक पार्ट टेस्ट होता है और मैनेजरियल एनालिसिस से थ्योरी का पार्ट टेस्ट होता है। मैनेजरियल एनालिसिस की अगर हम वैसे वेटेज देखें तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली इसकी वेटेज है वो अबाउट 35% है। अबाउट 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। कितने चैप्टर हैं अभी देखते हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो रिमेनिंग जो 65% एरिया है वो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है। लेकिन अगर आप एग्जाम पेपर की बात करो तो एग्जाम पेपर में मैं ये कहूंगा कि अबाउट 60% तक जो है वो न्यूमेरिक क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, 40 मार्क्स के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। हाँ, उसमें 40 मार्क्स में 35 मैनेजरियल के हैं, इवन फाइनेंशियल एनालिसिस से भी कुछ थ्योरी कुछ एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं इस पेपर के अंदर। हाँ, देखते हैं क्या है पेपर, क्या है सिलेबस इसका। हाँ, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 16, जिसमें ये जो पहले 9 चैप्टर हैं, ये फर्स्ट 9 चैप्टर जो हैं ये हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट है। फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं हमारे, ये क्या है, मैनेजरियल एनालिसिस है। और नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर 10 to 16 में हमारे पास टोटल 7 चैप्टर ये जो बच जाते हैं, ये हमारा है फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट। और मैनेजरियल एनालिसिस की वेटेज कितनी एग्जामिनर ने बताई है, 35%, और फाइनेंशियल एनालिसिस की 65%। इसमें पहले 9 चैप्टर जो है वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मैं यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो चैप्टर 7, 8 और 9 है, ये 3 एग्जामिनर के बड़े ही फेवरेट चैप्टर्स हैं। मीन यहां से ज्यादातर एग्जामिनर जो है वो पेपर टेस्ट करते हैं। अगर आप देखें अभी तक एमएफए की पीछे 6 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। मीन 2022 स्प्रिंग 22 इसकी पहली अटेम्प्ट थी, क्योंकि 21 के एंड पे अनाउंस किया गया था ये पेपर। तो स्प्रिंग 22, ऑटम 22, देन 2 अटेम्प्ट 23 की और 2 अटेम्प्ट 24 की। अभी तक 6 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। और उन 6 अटेम्प्ट्स की अगर हम एनालाइज करें तो चैप्टर 7, 8, 9 से एग्जामिनर ने मेजर एरिया टेस्ट किया है मैनेजरियल एनालिसिस से। अब देखिए यहां से एक मॉडल पेपर एग्जामिनर ने दिया था 2021 में, जब ये पेपर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो उसमें 17 + 7 24 मार्क्स का पेपर यहां से था। उसके बाद स्प्रिंग 22 में देखें 25 मार्क्स, ऑटम 22 में देखें तो 34 मार्क्स, उसके बाद स्प्रिंग 23 में देखें तो हमारे पास 18-19 मार्क्स, ऑटम 23 में देखें तो हमारे पास 30 मार्क्स, स्प्रिंग 24 की अगर हम बात करें तो 21 मार्क्स, अगेन ऑटम 24 जब भी रिसेंट पेपर गुजरा है उसमें भी एग्जामिनर ने 21 मार्क्स का पेपर यहां से टेस्ट किया है।
दो इस एरिया की वेटी चैप्टर 1 to 9 35 मार्क्स तक है, लेकिन मेनली जो एग्जामिनर ने टारगेट किए हुए हैं वो चैप्टर कौन से हैं? 7, 8, 9। और ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पे कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई रटा नहीं है। डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और एग्जामिनर क्या करेगा? हमें एक केस स्टडी सिनेरियो देगा। हाँ, समटाइम उसने पूरे एक पेज की भी केस स्टडी दी है और उसके ऊपर वो नॉलेज हमसे अप्लाई करवा रहा है। और हम क्या करेंगे थ्रू आउट द सेशन, इनमें जितने भी मॉडल हैं हर मॉडल के ऊपर कोई 5 से 7 जो है अच्छे केस स्टडी क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे, ताकि एग्जामिनर जिस तरह की केस स्टडी देता है इन मॉडल्स के ऊपर वो हम इजीली टैकल कर लेंगे। हाँ, इसके पीछे अगर हम देखें चैप्टर 1 to 6 है, जो एक ही टॉपिक है, बेसिकली पेस्टल एक मॉडल है और उसकी डिटेल के ऊपर के पूरे 6 चैप्टर्स हैं। हाँ, वहां से अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने पेस्टल के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लास्ट में 2 दफा टेस्ट किए हैं, एक स्प्रिंग 23 में 10 मार्क्स के लिए और स्प्रिंग 24 में 8 मार्क्स के लिए। बाकी ये जो चैप्टर 1 to 5 है, चैप्टर 1 to 5 ये टोटली जो है वो क्रैमिंग बेस है। इनके अंदर क्रैमिंग है, लेकिन क्रैमिंग ये नहीं कि आपने वर्ड वर्ड रटा लगाना है, नहीं, कॉन्सेप्ट लेने हैं, कॉन्सेप्ट लेके ऑन लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट 9 चैप्टर जो है मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट है। इसमें अगर हम देखें चैप्टर 1 to 3, इनको एग्जामिनर ने ऑलमोस्ट टोटली जो है वो इग्नोर माना हुआ है। सिर्फ एक दफा उसने चैप्टर 1 से एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किया था 6 नंबर के लिए, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक छोटा सा सिनेरियो था 2-3 लाइनों का, लेकिन लिखना उसमें भी क्रैमिंग ही थी, मतलब कॉन्सेप्ट ही आपने लिखना था। लेकिन इसको टोटली इग्नोर मारा हुआ एग्जामिनर ने। तो यहाँ से कमिंग अटेम्प्ट में हो सकता है 4-5 नंबर का एग्जामिनर कोई क्वेश्चन टेस्ट कर ले। हाँ, चैप्टर 4 जो है वो एग्जामिनर का एक फेवरेट चैप्टर है। यहाँ से ये आईटी बेस्ड चैप्टर है और यहाँ से एग्जामिनर जो है वो नॉर्मली एक अटेम्प्ट छोड़ के 5-6 नंबर का एक आध क्वेश्चन टेस्ट करता रहता है। अदरवाइज मेनली जो है ये पहले 4 चैप्टर इनमें से एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं, कितने? 4-5 नंबर के, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या है, कैसे है, हम कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, मुझ पे छोड़ना है। मेरी कोशिश है कि आपका ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए और इंशाल्लाह हम इसी अटेम्प्ट में ही पास करेंगे। अच्छा जी, पहले 9 चैप्टर हो गए फाइनेंशियल एनालिसिस के। उसके बाद अगले 7 चैप्टर जो है हमारे पास क्या है ना, सॉरी, पहले 9 चैप्टर हो गए मैनेजरियल एनालिसिस के, अगले 7 चैप्टर हमारे पास जो है वो क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस के। अब वो जो फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर हैं 7, उसको एग्जामिनर ने आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चैप्टर 10, 11, 12, 13 इनको सेपरेट वेटेज दे दी और चैप्टर 14, 15, 16 ये 3 चैप्टर को सेपरेट वेटेज दे दी। मीन ये बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसको एग्जामिनर ने क्या दिया जी भाई, मैं यहां से अबाउट 30 मार्क्स का पेपर टेस्ट करूंगा। और बड़ी खूबसूरती के साथ एग्जामिनर इवन 30 मार्क्स से अबव, इवन अभी हम ऑटम 24 को ही देखें तो एग्जामिनर ने यहां से 34 मार्क्स का पेपर टेस्ट कर लिया, क्योंकि वेटेज उसने दिया 25 to 35, मीन एवरेज 30। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। उससे पीछे स्प्रिंग 24 में देखें तो यहाँ पे भी एग्जामिनर ने यहाँ से कोई 33 मार्क्स का पेपर टेस्ट किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, जहां से 2 न्यूमेरिक तगड़े क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने टेस्ट करना ही करना होते हैं। अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर 16 जो है पास्ट में 14, 15, 16, 17, 15 मीन यहाँ पे टेस्ट होता है। बजटिंग, हाँ, बीच में 1-2 अटेम्प्ट स्किप हुआ है, लेकिन अब इस एरिया पे एग्जामिनर की इंपॉर्टेंस ज्यादा आ गई है, तो इसका क्वेश्चन भी एग्जामिनर आप टेस्ट करेंगे और एक तगड़ा क्वेश्चन बजटिंग पे जो है वो हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर टेस्ट करेंगे। तगड़ा क्वेश्चन मिनिमम अभी 15 नंबर का बनेगा। हाँ, वर्किंग कैपिटल का चैप्टर 15 जो है ये अल्टरनेटिवली टेस्ट होता है। अब लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में इसके ऊपर न्यूमेरिक क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ एमसीक्यूज टेस्ट किए हैं। तो कमिंग अटेम्प्ट में चांस है वर्किंग कैपिटल के ऊपर एग्जामिनर न्यूमेरिक क्वेश्चन टेस्ट करेगा और हम अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ कवर करेंगे हम ड्यूरिंग द सेशन। जिस पेपर अगर हम देखें चैप्टर 10, 11, 12, 13, यहां से एग्जामिनर ने कहा जी कि मैंने कोई 35 मार्क्स का जो है वो पेपर टेस्ट करना है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर 10 है ये थ्योरी है
चैप्टर 12 जो है ये थ्योरी है। मीन टोटल 2 न्यूमेरिक चैप्टर हैं यहाँ पे, एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और इन दोनों न्यूमेरिक चैप्टर 11 और 13 का न्यूमेरिक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और इनकी हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन टेस्ट कर ले, हम वो पूरा अटेम्प्ट करके यहाँ से 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। मीन ये 4 न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने ही आने हैं, एक चैप्टर 11 से, एक चैप्टर 13 से, एक बजटिंग से और एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। और कमिंग अटेम्प्ट में चांस है वर्किंग कैपिटल का भी न्यूमेरिक क्वेश्चन आना है। और अगर ये 5 न्यूमेरिक क्वेश्चन ही पेपर में आ जाते हैं तो 50 से 60 नंबर के ये न्यूमेरिक क्वेश्चन होंगे। और अगर ये हम अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं, पूरे नंबर ले लेते हैं, तो पेपर फेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, और सिमिलर क्वेश्चंस पेपर में मिल भी जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपनी बुक के अंदर इस तरह से डिजाइन किए हैं कि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन टेस्ट कर ले, हम अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर से भी लिए गए हैं, कुछ आए बाएं शाएं ACCA ICW से भी मैंने बुक में इंक्लूड किए हैं, हमारे टेस्टों में इंक्लूड किए हैं, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन टेस्ट करें, हम अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। ये 5 न्यूमेरिक क्वेश्चन आपके पेपर का पास फेल डिसाइड कर देते हैं पेपर में बैठे हुए ही। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ रेगुलर ये सेशन पढ़ लो, ये पेपर इसी टाइम में आप पास कर लोगे। इनफैक्ट रिजल्ट आने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि ये पेपर पास है। जी ये तुम्हारा है सिलेबस, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उन 16 चैप्टर्स को एग्जामिनर ने 2 मेन एरियाज, इनफैक्ट 3 एरियाज में डिवाइड किया, क्योंकि फाइनेंशियल का एरिया जो है उसको भी आगे फर्दर एग्जामिनर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मीन मैनेजरियल एनालिसिस में हमारे पास चैप्टर 1 to 9 है, जिसकी वेटेज है 30 to 40। मीन हम कहते हैं जी ऑन एवरेज 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। उसके बाद चैप्टर 10, 11, 12, 13, जिसमें चैप्टर 11 और 13 न्यूमेरिक है, 10 और 12 थ्योरी है। और यहाँ से एग्जामिनर का जी 30 to 40 मार्क्स, हम कहते हैं जी 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। और लास्ट 3 चैप्टर जो है 14, 15, 16, जहां से 2 तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी वेटेज है 25 to 35। लास्ट टाइम एग्जामिनर ने ऑटम 24 में 34 मार्क्स टेस्ट किए, यहाँ से 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे, और मिला के 100 मार्क्स का पेपर है, जिसको पास करने के लिए हमें 50 नंबर चाहिए। और ये 50 नंबर इसीलिए आ जाते हैं क्यों, हम थ्रू आउट द सेशन अपना टारगेट ही 70-75 अबव का लेके रखेंगे। और अगर पेपर हमने पूरा अटेम्प्ट कर दिया तो पेपर फेल हो ही नहीं सकता। सिलेबस की कुछ बातें हमने कर ली जी, अब बातें कुछ और करते हैं। 16 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सब्जेक्ट क्या है हमने डिस्कस कर लिया। आप देखते हैं कि सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे। जी हमारा सेशन जो है वो स्प्रिंग 25 के लिए है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर 24 से। दिस मीन हमारे पास जो है वो अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, और मार्च में हमने जाके पेपर देना है। हमारी कोशिश होगी कि हमने अपना 100% सिलेबस विद मोर देन इनफ प्रैक्टिस, हर टॉपिक की मोर देन इनफ प्रैक्टिस, विद रिवीजन और विद 15 टेस्ट, ये हमने कवर करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। 31 जनवरी हमारी डेडलाइन होगी कि हमने सिलेबस विद रिवीजन, विद प्रॉपर टेस्टिंग, विद प्रॉपर लर्निंग हमने कवर करना है। थ्रू आउट द सेशन हमारे कोई 15 टेस्ट होंगे। एवरी वीक एक टेस्ट हुआ करेगा, जिसका मैं सिलेबस पहले बता दिया करूंगा। डे एक ही हुआ करेगा, वो हम डिसाइड कर लेंगे। सिलेबस में आपको 2 दिन पहले टेस्ट बता दिया करूंगा, उसका एवरी वीक एक टेस्ट हुआ करेगा। बीच में हमारे कुछ बड़े टेस्ट भी होंगे, लाइक असेसमेंट टेस्ट होगा, टर्म टेस्ट होगा, जिसमें हम कोई 4-5 चैप्टर जो है कंबाइन करके भी टेस्ट दिया करेंगे। क्यों?
हमने एंड पे जाके 16 चैप्टर का कंबाइंड पेपर देना है। तो हम बीच में क्या करेंगे, 4-4, 5-5 चैप्टर से सीखेंगे कि बड़ा टेस्ट कैसे दिया जा सकता है, तो भी हम कवर करेंगे। और 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछला 15 सालों का जो सीए का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें हमेशा 1 मंथ बिफोर एग्जाम मेरी सिलेबस क्लासेस खत्म हो जाती है। 31 जनवरी से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो सर फरवरी में हम क्या करेंगे? फरवरी में भाई रिवीजन करना होती है। अगर फरवरी में आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो पेपर के लिए रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा, और रिवीजन के लिए जब टाइम नहीं बचा, रिवीजन हुई नहीं, तो सीए का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बगैर रिवीजन के आप पास कर लो। इनफैक्ट एक नहीं 2-3 रिवीजन चाहिए होती है। और रिवीजन सिर्फ आखिरी मंथ में नहीं चाहिए, आखिरी मंथ में तो दूसरी या तीसरी रिवीजन हो रही होती है, हमें आखिरी मंथ से पहले ही रिवीजन भी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्टूबर से जनवरी तक रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फरवरी में पहले 10 दिन का मैं आपको एक रिवीजन प्लान दूंगा, जिसमें हमारे 10 टेस्ट होंगे। बड़े चैप्टर एक टेस्ट में आएगा और छोटे चैप्टर मिला के एक टेस्ट में आएंगे, 2 चैप्टर का। वो 10 टेस्ट आप जो है वो चैप्टर वाइज फरवरी के पहले 10 दिन मेरे साथ दोगे, उसी में रिवीजन हो जाएगी। और बाकी फिर एंड पे जो फरवरी के बाकी 20 दिन बचेंगे, उसके लिए क्या करना है, बाकी 2 पेपर भी आता है ना, वो भी तो पास करने हैं, तो फिर उनको 10-10 दिन दे के वो भी प्रिपेयर करेंगे। जी ये प्लान है मेरा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ्स में हमने सिलेबस कवर करना है। और कितने लेक्चर्स में कवर करना है, मैक्सिमम हमारे लेक्चर जो हैं वो 100 होंगे। एक लेक्चर मेरा अबाउट 1 आवर का होता है, कुछ हिस्से कम भी होंगे, हाँ कभी कभार हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर चला जाए। तो टोटल 100 लेक्चर्स हमारे होंगे। 100 लेक्चर्स में हम सिलेबस कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस विद प्रैक्टिस, साथ साथ टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। सो 100 लेक्चर्स में हम सिलेबस कवर करेंगे जनवरी एंड तक। फरवरी में एक रिवीजन का प्लान सेपरेट होगा। ड्यूरिंग सेशन 15 टेस्ट होंगे हमारे, और एंड पे फरवरी में हमारे फिर से 10 टेस्ट होंगे। कोई एंड ऑफ फरवरी हमारा एक मॉक भी होगा, और फिर हम पेपर देने जाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इंशाल्लाह पेपर में बैठे हुए ही अपना पेपर पास करके आएंगे। रिजल्ट की हमें टेंशन नहीं होगी, हम याशी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। क्यों? पेपर के अंदर बैठे हुए हम अपना पेपर कंफर्म करके निकलेंगे। जी कहाँ से सिलेबस कवर करना है, बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो हमारी अपनी एक ये बुक बनी हुई है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी मार्केट में बुक शॉप्स पे अवेलेबल होगी। और ये बुक के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। इसके अंदर आई कैप बुक भी इंक्लूड है, इसके अंदर पास पेपर्स भी इंक्लूड हैं, इसके अंदर आए बाएं शाएं से ACC ICW से क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, इसी के अंदर MCQs भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा हमें और कोई स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए। अगर कोई और स्टडी मटेरियल चाहिए हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज ये हमारी एक बुक है, इसी को हमने फॉलो करना है, इसी से हमने प्रैक्टिस करनी है, इसी के अंदर ही हमने लर्निंग करनी है। जी अब अगर हम इस पेपर की थोड़ी पास्ट रिजल्ट्स को देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अभी तक इसकी 6 अटेम्प्ट्स गुजरी हैं। तो इसकी जो छठी अटेम्प्ट है ऑटम 24, इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, वो आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ उससे पिछली जो 6 अटेम्प्ट्स हैं, सबसे पहली जो इसकी अटेम्प्ट थी स्प्रिंग 22 की, उसका रिजल्ट था 37%। पहली पहली अटेम्प्ट थी 37%। उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट चला गया 46% पे, इंप्रूवमेंट। उससे नेक्स्ट स्प्रिंग 23 में रिजल्ट चला गया 50%, फर्दर इंप्रूवमेंट। उससे नेक्स्ट ऑटम 23 में अगेन 48%, मीन नियर टू 50%। और स्प्रिंग 24 का रिजल्ट है 54%। और अभी ऑटम 24 का रिजल्ट आना है,
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अबाव 40% ही होगा। मीन एज कम्पेयर टू अदर पेपर, इस पेपर का रिजल्ट अच्छा है, मीन ज्यादा स्टूडेंट पास कर जाते हैं, इजी टू पास पेपर है। और इजी टू पास पेपर क्यों ये बना हुआ है, जो एग्जामिनर के कमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ज्यादातर स्टूडेंट जो पेपर पास कर रहे हैं उनमें ये न्यूमेरिक एरिया जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प दे रहा है। मीन एक बैलेंस पेपर है, वो लोग जो नंबर्स को पसंद करते हैं उनको भी ये फैसिलिटेट कर रहा है, और जो थ्योरी को ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक फीमेल थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो उनको भी ये फैसिलिटेट कर रहा है। न्यूमेरिक में कोई एक आध क्वेश्चन चलो आगे पीछे हो गया, तुम्हारे पास थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं सिनेरियो बेस्ड, उनसे हम मार्क्स लेके पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। सिर्फ 50 में नहीं, अच्छे नंबरों पे हम ये पेपर पास कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, हर एरिया की, कि अच्छे नंबर से हम पास करेंगे ये पेपर इसी टाइम में। जी, अब कुछ बातें और कर लेते हैं। इस पेपर में कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने देखा है कि तकरीबन आधे को स्टूडेंट ही पास हुए हैं, आधे को फेल होते रहे हैं। तो रीजंस क्या हैं, स्टूडेंट्स क्यों ये पेपर फेल करते हैं, ताकि हमें पता होनी चाहिए वो रीजंस, ताकि हम उन रीजंस को अपने साथ ना लगने दें। ये रीजन क्या है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ये पेपर रटा नहीं है, ये पेपर रटा नहीं, ये पेपर क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। थ्योरी के अगर टॉपिक्स हैं तो एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, रट्टा नहीं पूछ रहे, वो एक सिनेरियो दे रहे हैं हाफ पेज का, समटाइम पूरे पेज का, और आपको कहते हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आप आंसर दें। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मॉडल को अप्लाई करते हुए आपने लिखना है, और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। और इंग्लिश हमारा थोड़ा सा मसला भी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम लिखने के काबिल हैं, इंशाल्लाह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताऊंगा थोड़ा सा सेशन आपको, कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपने यूज करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कॉन्सेप्ट हर एरिया का लेना है। हाँ, कुछ चैप्टर हो सकता है थोड़े से वीक होंगे, कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन सिलेबस पूरा कवर करना है। सिलेबस स्टूडेंट पूरा नहीं कवर करके जाते, कुछ हमें हॉस्टल्स वगैरह में सीनियर्स मिल जाते हैं जो हमें मशवरे देते हैं, ये चैप्टर कर ले और ये छोड़ दे। क्यों, मेरा 4 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, तो भाई उसका 4 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, वो अच्छा स्टूडेंट होता तो उसने पहले अटेम्प्ट में पास किया होता, वहां से आपको अच्छा मशवरा नहीं मिल सकता। तो इसलिए प्लीज सिलेबस पूरा आपने कवर करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट उसका लेना है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होगा तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो कुछ ना कुछ लिख लोगे। अब होता है क्या, स्टूडेंट कुछ चैप्टर छोड़ के जाता है, लाइक पेपर प्रिपेयर करके जाता है कोई 80 मार्क्स का, आगे जाके जब पेपर देखता है तो उसको 80 नंबर का ही पेपर दिखता है सही वाला, बाकी 20 का उसको ना प्रिपेयर किया हुआ है, ना उसको पता चल रहा होता कि होता क्या है ये। चलो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, और 80 मार्क्स का भी ये स्टूडेंट अगर 20 मार्क्स का छोड़ के गया है तो इतना अच्छा नहीं है कि इसने वो 80 मार्क्स का 100% प्रॉपर्ली कवर किया हुआ है, नहीं, उसमें भी कुछ एरियाज वीक होंगे। और अगर 80 का अटेम्प्ट किया है तो 50 आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, 40-45 एक्सपेक्ट करोगे। इसलिए पेपर पास करने के लिए हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसलिए प्लीज सिलेबस पूरा कवर करना है, 16 चैप्टर हैं, 16 के 16 कवर करना है। कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इग्नोर नहीं करना, कवर करना है। क्यों, छोटे चैप्टर से भी 2-3 नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं, और वो 2-3 एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आते तो वहीं पे पेपर के अंदर बैठे हुए ही कंफ्यूज हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो जो एरियाज आपको आते होते हैं वो भी अच्छे अटेम्प्ट नहीं होते। प्लीज कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, पेपर के अंदर भी, इवन पेपर में जाने से पहले भी। ये कॉन्फिडेंस है जो आपका पेपर पास करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। रीजन क्या, स्टूडेंट के फेल होने की, लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके हम
80 क्वेश्चन भी कवर करेंगे। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आप उसमें से कुछ छोड़ दोगे और जो छोड़े हैं उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था वैसा पेपर में आ गया तो अल्टीमेटली फिर पेपर में बैठ के पछताओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस पूरी करके जानी है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। डेली मेरे साथ साथ करोगे तो प्रैक्टिस की कमी रहेगी नहीं, ऑटोमेटिकली करो जाएगा। स्पेशली थ्योरी के क्वेश्चन स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते, बस थ्योरी पढ़ लिया है बस जी ठीक है, तो भाई उसने रटा पूछना ही नहीं है इस चैप्टर पेपर में। उसने कॉन्सेप्ट पूछने हैं, उसने सिनेरियो पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाने हैं। और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कैसे सीखोगे? जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे खुद से। रीडिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा ये पॉइंट है चलो आंसर पढ़ लिया, नहीं भाई, उसको हाथ से रिटर्न अटेम्प्ट करना है आंसर को। वो हाथ से रिटर्न अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में जाके भी रिटर्न अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप ठीक है आता है जाके लिखने बैठते हो, सेंटेंस नहीं बन रहे होते, वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, क्यों? प्रैक्टिस की ही नहीं है। न्यूमेरिक एरिया की समटाइम्स रोड प्रैक्टिस नहीं करता, अच्छा क्वेश्चन देखा आंसर देख लिया, पेपर देने चला गया, उधर जाके ये नहीं पता चल रहा था मैंने कॉलम कितने बनाने हैं, मैंने कौन सी चीज ऊपर रखनी कौन सी चीज नीचे रखनी है, और यही नहीं पता चल रहा, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही थी, क्यों? प्रैक्टिस नहीं। तो प्रैक्टिस करके जाना प्लीज। स्टूडेंट रिटर्न वर्क नहीं करते, थ्योरी के एरिया को स्पेशली सिर्फ पढ़ते हैं, रट्टे लगा लेते हैं, नहीं भाई, थ्योरी भी हमने लिख लिख के प्रिपेयर करनी है, थ्योरी भी लिख लिख के प्रिपेयर करनी है। थ्योरी के साथ एक मसला है कि आज हमने लर्न किया है, घंटे बाद भूल जाएगा, अगले दिन भूल जाएगा। तो क्या करना है, हमने जब भी थ्योरी प्रिपेयर करनी है तो क्या करना है, एक हेडिंग लेनी है, उसके नीचे सपोज 5 पॉइंट है, उनको एक दफा देखना है, लर्न करना है, और उसके बाद उन्हें लिख लेना है। मीन अपना एक हमने रजिस्टर बनाना है इस पेपर के लिए, और एक तगड़ा रजिस्टर बनाना है, क्योंकि हमें तगड़ी प्रैक्टिस करनी है फाइनेंशियल एरिया की। इनफैक्ट 2 रजिस्टर बना लो, एक थ्योरी के लिए सेपरेट बना लो और न्यूमेरिक एरिया के लिए सेपरेट बना लो। क्यों? यही रजिस्टर हमें जो है बाद में रिवीजन में हेल्प देगा। अभी हमने सपोज एक पेज देखा थ्योरी के चैप्टर का, उसके अंदर 2 टॉपिक हैं, तो पहला एक टॉपिक पकड़ो, उसके नीचे जो 5 पॉइंट है उनको लर्न करो, उसके बाद उनको क्या करो, अपने रजिस्टर में लिख लो, मीन अपने नोट्स बना लिए। अब घंटे बाद पता चलेगा ये भूल गया, तो क्या करना है, ये अपना लिखा हुआ यूं सामने लाना है, एक लाइन पढ़ोगे बाकी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। अगले दिन फिर भूल गया, फिर यही रजिस्टर यूं सामने लाना है और देखते ही हो अच्छा दिमाग में फौरी आ जाता है। और यूं ही अपना लिखा हुआ रजिस्टर हमने थ्रू आउट द सेमेस्टर अगर 3 को दफा यूं सामने ले आए ना, तो पेपर तक ये भूलेगा नहीं। ये चीजें भूलती कब है, जब आप लिखते नहीं हो, जब वो बुक के अंदर ही है। तो रिवीजन के टाइम भी आपको उतना ही टाइम लगाना पड़ता है याद करने में जितना आपने पहली दफा लगाया था। बस पहली दफा आपने बुक से देखना है, और उसके बाद अपना लिख लिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम सिर्फ अपना लिखा हुआ यूं सामने लाना है, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता, फौरी दिमाग में चीजें आ जाती है। मीन रिवीजन हमने अपने ये बनाए हुए नोट से करनी है, अपने रजिस्टर से करनी है, बुक से नहीं करनी। बुक में सिर्फ क्वेश्चन देखने। तो रिटर्न वर्क बहुत जरूरी है, स्पेशली थ्योरी के एरिया को लिख लिख के याद करना है, रट्टे हाफजों वाले नहीं लगाने। हूबहू बुक वाली वर्डिंग जरूरी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट लो, 5 पॉइंट, अच्छा ये बातें हैं, उसके बाद अपनी वर्डिंग में लिख लो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, अपनी वर्डिंग से लिखा हुआ दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा। पढ़ी हुई चीज भूल जाती है, लिखी हुई चीज नहीं भूलती, इसलिए हमने लिखना है, और ये अपना लिखा हुआ ही बाद में रिवाइज करने में हेल्प देगा। फेलियर की रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। ये हमारा सेशन जो है वो ऑनलाइन है, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं फिजिकल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है अगर मुझसे पढ़ना है तो। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं मार्केट में, अगर फिजिकल पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, मैं फिजिकल नहीं पढ़ा रहा, कुछ मसरूफियत की वजह से मुझे आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ता है, तो इसलिए फिजिकल नहीं मैं पढ़ा रहा। और ऑनलाइन स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी जो मसले मसाइल हैं वो ये है कि ये रेगुलरिटी पे नहीं आता, ये रेगुलर बेसिस पे लेक्चर कवर नहीं करता।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, अगर तो आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे डेली का लेक्चर डेली कवर कर सकते हो तो ये ऑनलाइन को चूज करो, अदरवाइज प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करो, फिजिकल क्लास में चलो। क्यों? इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर आज मैंने लेक्चर नहीं भी लिया ना तो अवेलेबल तो है, पड़ा तो है पोर्टल में, मैं कल 2 ले लूंगा। चलो ये 3 दिन कहीं अय्याशी करके आते हैं, चौथे दिन में आके 4 लेक्चर ले लूंगा। भाई आप एक दिन में 4 लेक्चर तो ले लोगे, उसका काम नहीं आप कर पाओगे, उसका होमवर्क नहीं आप कर पाओगे एक ही दिन में। और वैसे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको डेवलप करना है मैंने कुछ दिनों में, लाइक एक पहले दिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि नेक्स्ट डे तक वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाए, नेक्स्ट डे उसमें कोई और चीज ऐड करूंगा, तीसरे दिन कोई और चीज ऐड करूंगा, चौथे दिन कोई और चीज ऐड करूंगा, पांचवें दिन एग्जाम लेवल क्वेश्चन के काबिल आपको लेके आऊंगा। और वो जो पीछे 4 दिन में मैंने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो आपके डेवलप किए हैं, वो जानबूझ के मैंने 5 दिनों में किए हैं। क्यों? उसको अब्सॉर्ब होने में टाइम लगता है। अब 5 दिन की एब्जॉर्प्शन आप एक दिन में नहीं कर सकते। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ ये मसला है कि लेक्चर पढ़े हैं, आज नहीं लिया तो कल 2 ले लूंगा, और यूं करते करते ये पूरा सेमेस्टर अपना तबाह कर बैठते हैं। आखिरी महीना आ जाता है और पता चलता है अभी 40 या 50 लेक्चर पेंडिंग पड़े हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, फरवरी में रिवीजन की बजाय अपने पिछले टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, लेक्चर कवर कर रहे होते हैं, और रिवीजन का टाइम नहीं मिलता और पेपर इजीली फेल करके आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी रीजन है लैक ऑफ रिवीजन ऑनलाइन स्टूडेंट की स्पेशली। रिवीजन क्या, ये लेक्चर भी पूरे नहीं कर पा रहे होते। तो प्लीज लेक्चर पेंडिंग नहीं छोड़ने, अगर ऑनलाइन मेरे साथ चल रहे हैं। डेली का काम डेली करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि डेली आपने किस टाइम लेक्चर कवर करना है और किस टाइम आपने उसका काम करना है। पेपर को कैसे पास किया जा सकता है, टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, तो हमें ये जो फेलियर की रीजन है इनको अपने साथ अटैच नहीं होने देना। इस पेपर को पास करने के लिए, कैफ 6 MFA को पास करने के लिए आपको 300 आवर्स स्टडी करना है। 300 घंटे आपने इस सेमेस्टर में इस पेपर को देने हैं, अगर ये पेपर इस सेमेस्टर में पास करना चाहते हो तो। सर 300 घंटे कैसे? देखो भाई 100 लेक्चर है मेरे, सपोज 1 घंटे का लेक्चर है, कभी कभार को थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाएगा, तो यूं कह लो कि आप जो है ना कोई 120 आवर्स तो आपके मेरे साथ क्लास में हो जाएंगे, बाकी बचे 180 आवर्स, तो वो आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे जो है वो घर पे खुद से होमवर्क करना है। डेली आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आपने क्लास भी लेनी है और उसके बाद 2 घंटे MFA के लिए आपने होमवर्क के लिए भी टाइम देना है, जहाँ पे आपने चीजें लर्न भी करनी है, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और यूं मिला के ये बनेंगे 300 घंटे, और मुश्किल काम नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कभी लग रहा है 300 घंटे मुश्किल नहीं है, पर क्लासेस लेनी है मेरे साथ, 120 वहां पे कवर हो गए, 180 वो आपने डेली बेसिस पे कवर करना है। अगर ये 300 घंटे इस सेमेस्टर में पूरे कर लोगे तो पेपर इस सेमेस्टर में पास हो जाएगा। अगर इस सेमेस्टर में 300 घंटे पूरे नहीं हुए तो बाकी फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरे करके पास करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। लेकिन बिलीव मी 300 घंटे पढ़ोगे इस सेमेस्टर में तो फिर भी पास होना है, इससे कम पे पास नहीं हो, प्लीज ये अपने दिमाग में बैठा। सीए लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, बहुत लंबा है, जिससे पूछो वो होता ही नहीं है। कितने साल लग जाते हैं भाई? मिनिमम भी 5 साल लग जाते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ सीए सिर्फ 1 साल की गेम है। 1 साल में सीए होता है। कौन सा 1 साल? आपका कैफ का पहला 1 साल। पीआरसी तो सभी कर जाते हैं, क्या हो गया उसके, जब
आई कैप के रिजल्ट ही 80%, 85%, 90% है, तो आपने भी पास करके भी तीर नहीं मार लिया। तीर आप तब मारोगे जब कैफ के 6 पर्चे एक साल में पास करोगे तो। और जिसने कैफ के 6 पर्चे एक साल में पास कर लिए उसका सीए हो गया। क्यों? एक साल में 6 पर्चे पास कर लिए आपने, तो बाकी जो 2 पर्चे रहते हैं वो आप अगली अटेम्प्ट में पास करके 3 अटेम्प्ट में कैफ कर लोगे। फर्स्ट बार आप चले गए फॉर्म में, और फॉर्म में गए हो तो आपके नाम के साथ अच्छे स्टूडेंट की छाप लगी हुई है, आप गए हो क्योंकि 3 अटेम्प्ट में आप कवर करके जा रहे हो। और फॉर्म में आर्टिकल भी चलेंगे, साथ सीए फाइनल के पेपर भी आप कर लोगे। क्यों? आपके अंदर अच्छे जरासीम आ गए हैं ये एक साल के अंदर 6 पर्चे पास करने से। आपको पढ़ना आ गया, आपकी एक रूटीन बन गई है, आपका एक टेम्पो बन गया है कि कैसे मैंने पेपर पास करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैंने टाइम देना है, कैसे चीजों को लेके चलना है। दिमाग आपका लाइन हो चुका है। और वैसे भी जो सीफैप के पेपर हैं, हर पेपर का आधे से ज्यादा सिलेबस तो हम कैप पे पढ़ के जाते हैं, बाकी वहां पे क्या करना है, आधा आधा पढ़ना है और वो पास हो जाते हैं। सीए लटकता कब है, मुश्किल औखा कब होता है? जब कैफ के पहले साल में आपने 6 पर्चे पास नहीं किए। क्यों नहीं पास किया? आपने स्टडी को टाइम नहीं दिया, टाइम कहीं और दिया, और जहां पे दिया वहां से ऐसे गंदे जरासीम अपने अंदर डाले जो आपका सीए लटका देते हैं, समटाइम आपको छोड़ने पे, सुसाइड पे भी मजबूर कर देता है। इसलिए मुझे नहीं पता अब कितना टाइम आपने लगा दिया कैफ में, अभी भी इंसान बन सकते हो। और 3 पेपर एक टाइम पे पास करना मुश्किल काम नहीं है। एक दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, 3 क्लासेस आपने लेनी है, और कोशिश किया करो क्लासेस जितनी भी जल्दी सुबह मॉर्निंग वाली हो वो आपने लेनी है। तो सुबह कोई 7 बजे कहीं पे बैच मिलता है तो वो लो, ऑनलाइन ले रहे हो 7 बजे उठ के लेक्चर स्टार्ट करो। और क्या करो, 12 से 1 बजे तक मैक्सिमम 3 क्लासेस आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे ब्रेक ले लो, लंच कर लो, ब्रेक ले लो, नमाज पढ़ लो, 3 बजे फिर बैठ जाओ। 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 4 घंटे भी अगर दे दो ना, तो 3 सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा हो जाता है। 7 बजे वेले हो गए। अब 7 से 10 क्या करो, मोबाइल उठा लो, तंग करो दुनिया को, करो जो कुछ करना है, टिकटॉक देखो, कुछ भी करना है करो, 10 बजे सो जाओ। सुबह उठो, नमाज पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, क्लासों में आ जाओ। ये काम करना है आपने कब? मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे फिर वेला है, ना लेक्चर है ना कुछ पढ़ने को है। क्यों? डेली साथ साथ आप पढ़ रहे हो, जो 4 घंटे डेली दे रहे हो साथ साथ पढ़ रहे हो। वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मौत तो पड़ेगी नहीं आपको टेस्ट के टाइम पे। क्यों? ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, वीकली टेस्ट दो साथ साथ, सिलेबस आपका टीचर के साथ खत्म हो गया। आखिरी महीने में क्या करो, तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करो, मॉक दो, और जाके पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर फेल हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है? पेपर फेल कब होता है? जब हमने अपना कोई शेड्यूल नहीं बनाया, अपनी कोई रूटीन नहीं बनाई। सीए करने के लिए मुहज्जब होना जरूरी है। मुहज्जब ही अपना एक शेड्यूल बनाना जरूरी है कि कब मैंने क्या चीज कैसे कवर करनी है। और प्लीज कोशिश करो, 1 साल, सिर्फ 1 साल कैफ का स्टडी को प्रायोरिटी बना लो, बाकी दुनिया को छोड़ दो। और ये जो चीजें आज आप 1 साल सेक्रीफाइस करोगे ना, बाद में इनको डबल ट्रिपल इंजॉय करोगे। क्यों? सीए स्टडी प्रायोरिटी बनाए बिना नहीं होना, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये कहो कि मैं बाकी चीजें भी साथ चलाता रहूं, टिकटॉकर भी मैं बना रहा हूं और साथ में सीए भी कर रहा हूं, तो ये नहीं होना। सीए है, ये बीए नहीं है। तो प्लीज कोशिश करें, आज अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक पेज पे कितने बजे आपने उठना है, कितने बजे आपने सोना है। सबसे पहले ये टाइम देखना है, कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। क्यों? अगर ये आपकी नींद मैनेज होगी ना, इसका एक टाइम फिक्स हो गया ना, तो आप दुनिया की हर चीज मैनेज कर सकते हो, हर चीज अचीव कर सकते हो। वो बंदा जिसने अपनी नींद को मैनेज नहीं किया हुआ कि मैंने कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है, उसकी कोई रूटीन नहीं है, वो किसी चीज की रूटीन नहीं बना सकता, कोई चीज वो मैनेज नहीं कर सकता। वो दुनिया का निकम्मा, नाकाम तरीन शख्स है।
जैसे प्लीज एक पेज उठाओ, उस पर अपना टाइम टेबल लिखो, सोने उठने का टाइम पहले, फिर देखो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो उनकी मैंने क्लासेस कब कब लेनी है और उनका मैंने होमवर्क कब कब करना है। और यूं ये प्लान को फॉलो करो 4 माह, अभी से क्लासेस अभी से स्टार्ट हो रही हैं, अभी से सेमेस्टर आपका सक्सेसफुल है। और एक सेमेस्टर अगर आपने सक्सेसफुली 3 पेपर पास कर लिए हैं तो अच्छे 83 मार्क के अंदर आ गए हैं। अगले सेमेस्टर में वही रूटीन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट रहेगी, 3 पेपर और पास हो जाएंगे, कैप हो गया, सीए हो गया। ली में सिर्फ 1 साल मुश्किल है, ये 1 साल अगर ठीक तरह से लगा लो सीए हो जाएगी। बाकी एग्जाम्पल्स आपके पास दोस्त या जानने वाले काफी फिर रहे होंगे जिनकी पता नहीं कितनी कितनी अटेम्प्ट लगी हुई है, उनकी रूटीन देख लो, सोने उठने की कोई रूटीन नहीं है, लगे हुए जब तक के जाओ। जी जी, ये हमारा सेशन ऑनलाइन चलेगा। आपने कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हुआ तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हो, लिख के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वॉइस नोट पे भी पूछ सकते हो। शर्म आती है कि मैं ये क्वेश्चन कैसे पूछूं, लोग बाकी क्या स्टूडेंट सोचेंगे, तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, उस पर भी पूछ सकते हो। ठीक हो गया? बेहतर है ग्रुप में अगर पूछोगे तो ऑब्वियसली बाकियों का भी भला हो जाएगा। क्यों एक चीज आपको नहीं समझ आ रही तो हो सकता है बाकियों को भी समझ ना आ रही हो। और ग्रुप में अगर मैसेज करोगे तो समटाइम मैं कहीं अगर बिजी भी हूँ तो ग्रुप के अंदर अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, मोस्टली आप भी अच्छे स्टूडेंट हो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको फॉरन रिप्लाई भी दे सकते हैं। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट्स की डिबेट भी चल रही थी, उस डिबेट से और ज्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और फिर वो चीजें अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम अपनी क्वेश्चन किया करेंगे। जी, ये तो बारी बातें होगी सारी की सारी एमएफए की, हम क्या सिलेबस है, कितने एरियाज हैं, कैसे सिलेबस को लेके चलेंगे, बुक कौन सी हमने फॉलो करनी है, क्या रीजन है फेलियर की जिनको हमने दफा दूर रखना है, अपने साथ अटैच नहीं होने देना। 2 रजिस्टर आपने बना लेने हैं, एक न्यूमेरिक का और एक मैनेजरियल का। आप तो थोड़ी सी बातें मेरी कर लें। जी, मेरा नाम ज़ियाउल हक है। क्यों, जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, जनरल ज़ियाउल हक। और मेरे दादाजी के एक पीर साहब थे, फैमिली में जो भी बंदा पैदा होता था उसका नाम पीर साहब ने रखना है। तो पीर साहब को शायद ज़ियाउल हक पसंद था तो उन्होंने मेरा नाम ज़ियाउल हक रख दिया, क्योंकि बाकी फैमिली के सब के नामों के साथ हक 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 लगता था तो मेरी दफा ज़ियाउल हक आ गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर वालों ने एक स्कूल में एडमिट करवा दिया कि पढ़ लिख जाएगा। तो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एक पंजाब के छोटे से शहर में, वहां पे मेरा एडमिशन हो गया। उस स्कूल का ना तो कोई बिल्डिंग थी ना उसका कोई फर्नीचर था, नीचे जमीन पे बैठा करते थे। घर से अपना बोरिया मैं एक लेके जाया करता था जिसके ऊपर बैठ के मैंने क्लास 5 तक उस स्कूल में पढ़ा। बिल्डिंग भी नहीं थी स्कूल की, कभी किसी प्लॉट में हम बैठे पढ़ रहे हैं, किसी का कोई छोटा सा प्लॉट खाली पड़ा है तो उसने कहा यहाँ पे क्लासेस लगा लो, तो वहां पे बैठ जाते थे। इस तरह से क्लास 5 तक पढ़ा। उसके बाद क्लास 6 में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया। उस स्कूल की बिल्डिंग तो थी लेकिन फर्नीचर उसमें भी नहीं था, लेकिन अच्छी घास थी तो वहां पे बैठ के हाई स्कूल में हमने क्या किया, क्लास 6 to 8 तक पढ़ा। और फिर मैट्रिक की बारी आ गई तो मैट्रिक घर वालों ने सोचा ये हमारा पुत्र होनहार डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तो साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक करेगा। तो साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक स्टार्ट कर दिया डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। मैट्रिक किया तो मैट्रिक के इतने नंबर नहीं थे कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकता, तो फिर आईकॉम स्टार्ट कर दिया। आईकॉम कर लिया जी, उसके बाद हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर में बीकॉम का मेरिट बन गया, बीकॉम करने हैले कॉलेज में आ गया। और ड्यूरिंग बीकॉम मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया था, एक टारगेट बन गया था कि इसके बाद मैंने आईबीए से एमबीए करना है। क्यों, पाकिस्तान में सबसे अच्छा एमबीए आईबीए से होता है, तो मैं मेरिट बना के आईबीए से एमबीए करूंगा। बीकॉम में भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, मार्क्स इतने नहीं थे कि आईबीए का एमबीए का मेरिट बन सकता। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं सीए कर लूंगा। अब सीए करना चाह रहा था कि एक बंदे ने कहा ये तो होता ही नहीं है, बड़ा टाइम लग जाता है, ये अभी आईटी की फील्ड नहीं आई तो आईटी भी जा। मैंने कहा हाँ अच्छा चलो ये तो बात अच्छी है, तुझे बिल गेट्स उठा लेगा, ये 2 साल का मास्टर तूने करना उसके बाद देख बिल गेट्स तुझे उठा लेगा।
अच्छा, तो मैंने एक प्रोग्राम आईटी का था, मास्टर ई कॉमर्स, वो स्टार्ट कर दिया। और मास्टर इन ई कॉमर्स में आईटी कॉमर्स मिक्स करके कुछ था। कॉलेज वालों ने मुझे बड़े सब्ज़-बाग दिखाए, देखो बी कॉम कॉमर्स और आगे आईटी ई कॉमर्स, तो बड़ी बम चीज़ निकलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। कोई पहले 6 कमा एक सेमेस्टर में मुझे समझ नहीं आई ये क्या हो रहा था, क्योंकि ना तो वो कॉमर्स थी ना वो आईटी थी। खैर मैंने उसको छोड़ दिया और सोचा दोबारा सीए करते हैं। अब सीए करने जा रहा था, एक बंदा मिल गया, उसने कहा क्या करने जा रहा है? मैंने कहा सीए। उसने कहा क्या बात है, बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, लेकिन तू यूं कर, तू पहले कर एसीसीए। मैंने कहा भाई वो क्यों? भाई एसीसीए देखो ना, एक यूके की सर्टिफिकेशन है, 2 साल में हो जाएगी। और तब क्या होता था, एसीसीए के बाद सिर्फ फाइनल के 2 पेपर देने हैं और सीए भी हो जाएगा। आई कैप ने इतनी एग्जाम्पशंस दी हुई थी एसीसी वालों को। मैंने कहा क्या बात है। एसीसी स्टार्ट किया मैंने, एसीसी के मैंने 2 पेपर पास किए। आई कैप का मूड बदल गया। आई कैप ने कहा भाई 2 पेपर नहीं, अब आपको सीए सीए इंटरमीडिएट कैफ तक एग्जाम होगा। चलो कोई बात नहीं, खैर एसीसीए करते हैं, उसके बाद सीए भी आगे पढ़ेंगे। तो एसीसी की क्लासेस शाम में होती थी, सारा दिन मैं सोया रहता था। मैं एक घर में रहता था, उसके ऊपर मालिक मकान रहता था, नीचे मैंने रेंट आउट किया हुआ था। शाम में क्लासेस, सारा दिन सोए रहना। एक दिन सुबह सुबह मुझे मालिक मकान का बेटा था इंजीनियर, उसने मुझे उठाया, मुझे कहता है रेडी हो, हम कहीं जा रहे हैं। मैं कहा चलो शायद कहीं लेके जाना होगा इसने, साथ कंपनी के लिए। मैं रेडी हुआ, उसके साथ बाहर निकला तो मुझे एक स्कूल में ले गया। और स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल के आगे बिठा के मुझे कहता जी कि ये लड़का है वो जो यहाँ पे पढ़ाएगा। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा? कहता हाँ, सारा दिन वेला बैठा रहता है यहाँ पे, पढ़ा, पैसे कमा। चलो ठीक है। फिर जी वहां से मेरी टीचिंग स्टार्ट होगी। अभी एसीसी के मेरे को 5 पेपर पास थे और मेरी स्कूल में मैट्रिक का कंप्यूटर पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। उन्हीं स्कूल वालों की एकेडमी थी, वहां पे मैंने आई कॉम बी कॉम की अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दी। तो मैं टीचिंग 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 में लग गया। एसीसी के 5 पेपर पास। सुबह मैंने 7 बजे घर से निकलना, स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर एकेडमी, रात को फिर ट्यूशन। पैसे आ रहे थे, मैं इस कामों में लगा हुआ, और कोई 3-4 साल में ऐसे ही लगा रहा। इसी के 5 पेपर पास हैं, क्यों? पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और मैं टीचर 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 बन गया। फिर 2007 में मेरा एक दोस्त जा रहा था यूके स्टडी वीजा पे। तो मैंने कहा क्या हम यहाँ पे खज्जल ख्वार होते रहेंगे पाकिस्तान में? चला, बाहर लोग दरख्तों पे नोट लगे होते हैं, वहां से उतार के लाते हैं, हम भी लाएंगे। हाँ बाहर चलते हैं। मैंने कहा चल, चलो चलते हैं। तो क्या किया जी, हमने स्टडी वीजा अप्लाई किया एसीसी की बेस पर, और 2007 में लंदन फ्लाई कर गया। लंदन जाके फिर मैंने सोचा अब इंसान बन जाऊं। वहां पे एसीसी पूरा कंप्लीट किया मैंने। एक अच्छा रेफरेंस मुझे मिल गया, लकीली डेलॉयट यूके से आर्टिकल मैंने कर लिए। एसीसी कंप्लीट करने के बाद वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफर की कि आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर पढ़ना और एमबीए हो जाएगा आपका। वाह, ये तो मेरा पीछे ख्वाहिश भी थी। आईबीए से ना से तो चलो यूके की यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो 1 सेमेस्टर पढ़ के एमबीए कर लिया। फिर एसीसी के बाद दुनिया की जो टॉप अकाउंटेंसी बॉडी है आईसीएईडब्ल्यू, उन्होंने ऑफर की कि भाई एसीसी के बाद सिर्फ आपको 2 पेपर एक थीसिस देना है, आप एसी हो जाते हो। चलो जी अच्छी बात है, वो कर लिया। तो 3 साल मैंने यूके में गुजारे। वहाँ पे डेलॉयट यूके में ऑडिट में मैनेजर लेवल तक काम किया। और 2011 में पाकिस्तान आया, तो कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान में मुझे रुकना पड़ गया। और मैंने सोचा मैं डेलॉयट यूके से ऑडिट मैनेजर छोड़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो फर्म में मुझे हाथ हाथ लेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी फर्म ने अच्छी तरह घास नहीं डाली। उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ का सिस्टम रहता है, वहाँ का सिस्टम रहता है, तो आपको थोड़ा सा सीनियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बात पसंद नहीं आई। फिर एक दोस्त ने कहा टीचिंग में वापस आ जा। तो 2011 से फिर मैं टीचिंग में वापस आ गया और फुल टाइम एसीसीए और सीए की टीचिंग स्टार्ट कर दी। और चलते चलते अब आप लोगों की कमबख्ती कि आप लोग मेरी क्लास में आ गए, और अगले 6 महीने आपको मुझे और मुझे आपको झेलना पड़ेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मेरी स्टोरी है। तो अभी कैफ 6 में पढ़ा रहा हूँ, कैफ 8 ऑडिट पढ़ाता हूँ। इसके अलावा सीफैप लेवल पे सीफैप 3 पढ़ाता हूँ मैं, एमएसए 2 पढ़ाता हूँ, सीफैप 6 भी पढ़ाता हूँ। हाँ, पास में मैंने
नीचे पीआरसी लेवल पे पीआरसी 5 I2B भी पढ़ाया हुआ है। शायद कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने मुझसे I2B पढ़ा होगा, बहुत पुराने स्टूडेंट। पास में मैंने कैप 4 बिजनेस लॉ भी पढ़ाया है। पास में मैंने कैप 1 FR1 भी पढ़ाया है। लेकिन अभी करंटली जो है वो कैप 6, कैप 8, CFAP 3 पे मेनली फोकस है मेरा। हाँ, आगे फ्यूचर में कुछ नए पेपर आ रहे हैं। एक कैप लेवल पे कैप 3 पेपर नया आ रहा है, डेटा ऑफ रिस्क का। थोड़ी राह मेरी टपक रही है कि वो पेपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिमिलर पेपर जो है वो मैं ACCA में पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग CFAP 3 जो है वो चेंज होके आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ाएंगे। और उसके ऊपर एक केस स्टडी जो है वो बेसिकली ICAW में वैसी केस स्टडी है, तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। जी, ये हमारी कुछ बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। इनको कैसे लेके हम चलेंगे, हम अपना जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर 13 से, न्यूमेरिक एरिया से। नॉर्मली मार्केट में टीचर इस चैप्टर को एंड पे करवाते हैं, क्यों, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा औखा चैप्टर है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी माइंड फ्रेश है तो हम ये औखा टेक्निकल चैप्टर स्टार्ट ये यहाँ से लेंगे, ताकि थ्रू आउट सेमेस्टर फिर आगे 2-3 दफा इसकी टेस्टिंग करके अच्छी रिवीजन के साथ अच्छा डेवलप हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कंपल्सरी टेस्ट करते हैं। तो चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से हम रिस्क के एरिया से स्टार्ट करेंगे, और कैसे हम लेके चलेंगे। एक न्यूमेरिक चैप्टर कवर करेंगे, फिर हम थ्योरी में आ जाएंगे, 2-3 चैप्टर थ्योरी के कवर करेंगे, फिर एक न्यूमेरिक चैप्टर कवर करेंगे, फिर 2-3 थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिक, फिर थ्योरी में। इस तरह से मिक्सचर लेके चलूंगा मैं। ऐसे नहीं कि पहले मैं सारा न्यूमेरिक कवर कराऊंगा, एंड पे आके थ्योरी में दबड़ 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 कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं हम चलेंगे। ना ही पहले हम थ्योरी बाद में न्यूमेरिक पे तेजी में करेंगे, नहीं, न्यूमेरिक थ्योरी को मिक्स लेके चलेंगे, ताकि बोरियत भी फील ना हो और साथ साथ चीजें जो है वो बैलेंस में कवर भी होती चली जाए। जी, पेपर की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर तो है। इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर बेसिकली आपके पास 2 पार्ट हैं पेपर के। एक पार्ट ए है पेपर का, जो मेनली जो है वो मैनेजेरियल के एरिया से क्वेश्चन होंगे, और एक पार्ट बी होगा पेपर का, और उसमें मेनली आपके पास फाइनेंशियल के एरिया के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक। और इन दोनों पार्ट्स के ऊपर आपके पास जो है वो एक क्या होगा, MCQs भी हैं पेपर में 15 नंबर के। हाँ, उनमें MCQs 1 नंबर के भी होंगे, 1.5 नंबर के भी होंगे, 2 नंबर के भी होंगे। मीन आप कह लें कोई 12 से 15 MCQs होंगे। अभी पिछले पेपर ऑटम 24 में एग्जामिनर ने एक नंबर के ही 15 MCQs दे दिए। अदरवाइज उससे पहले बीच में कुछ 2 नंबर वाले, कुछ 1.5 नंबर वाले, इस तरह से मिला के कोई 12 से 15 MCQs होंगे। और ये MCQs फाइनेंशियल और मैनेजेरियल दोनों एरिया से, MCQs फाइनेंशियल और मैनेजेरियल दोनों एरिया से होते हैं। और उसके बाद हमारे पास पार्ट ए में मैनेजेरियल के में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में फाइनेंशियल के में न्यूमेरिक क्वेश्चन होंगे। लेकिन वो कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं है। हम पहले एरियाज कवर कर लें, फिर एंड पे जाके पेपर को दोबारा देखेंगे, मॉक भी देंगे, तो वहां से और हमें अच्छा आइडिया मिल जाएगा। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए जोश जज्बे के साथ, अपने दिमाग अलाइन करके, अपने किबले दुरुस्त करके कि हमने डेली एक लेक्चर लेना है, और 2 घंटे हमने टाइम टेबल बना के होमवर्क करना है। साथ साथ मेरे चलना है। कितने माह, सिर्फ और सिर्फ 4 माह, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पेपर हम पास कर लेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास।